गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किए कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म के नाम से टॉपिक को स्टडी किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा और आप हमें बता सकते हो कि वो टॉपिक आप लोगों को कितने % क्लियर हुआ। आज जो हमारा कंसेप्ट है वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के नाम से, और साथ में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो चलिए बात करते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अंदर आप लोग क्या देखोगे कि यहाँ कोई आप लोगों के पास एक गिवन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रहेगा और उस टेस्ट चार्ज के चारों तरफ क्या होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे, और वह सभी के सभी जो चार्जेस हैं उस गिवन टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करते हैं, फोर्सेस को लगाते हैं। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, उस गिवन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर टोटल फोर्स को निकालना होगा कि टोटल फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, और उसी बारे में ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास क्यू नॉट क्या है, कोई गिवन टेस्ट चार्ज, गिवन टेस्ट चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या रहेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस है, जैसे Q1, Q2, Q3 और अप टू हम लोग कंसीडर कर लेते हैं मान लीजिए Q1। ये सभी के सभी जो चार्ज है इस Q नॉट के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई करते हैं, और उन्हीं फोर्सेस को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए मान लीजिए जो Q1 है वो Q नॉट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और इस फोर्स को हम लोग नाम देंगे F01, क्योंकि कल आप लोगों को बताया गया था सबस्क्रिप्ट में जो पहले होता है उसके ऊपर फोर्स लगा होता है और जो बाद में है उसने फोर्स लगाया है। तो F01 का मीनिंग क्या है कि फोर्स है Q नॉट पे, किसके कारण, Q1 के कारण। ऐसे ही हम कहेंगे कि जो Q2 है वो Q नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं F02, यानी कि फोर्स है Q नॉट पे, किसके कारण, Q2 के कारण। ऐसे ही फोर्स आ जाएगा आपका Q3 के कारण, जो कि हमारे पास F03 रहेगा, और ऐसे ही फोर्स आ जाएगा Qn के कारण, जो कि हमारे पास कितना आएगा, F0n आ जाता है। तो हमने कहा कि इस गिवन टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर जितने भी जो चार्जेस हैं इसके चारों तरफ वो सभी के सभी क्या करते हैं, फोर्सेस को अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार इस गिवन टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर किसको निकाल लेंगे, टोटल फोर्स को निकाल लेंगे, और यहाँ जो टोटल फोर्स रहेगा वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, क्योंकि यहाँ हम अलजेब्रिक सम यूज नहीं करते, क्योंकि फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस कारण हम लोग यहाँ वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle the total force on a given test charge Q naught is the vector sum of all the forces exerted by n number of individual charges around this charge
टोटल फोर्स किसी गिवन टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर क्या है, वेक्टर सम है, जो कि ऑल द फोर्सेस लगाए गए हैं किनके द्वारा, n नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा, किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर। तो ये प्रिंसिपल हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसी गिवन चार्ज के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय n नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो चलिए अब हम मैथमेटिकली इस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि टोटल फोर्स किसी गिवन टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर किसके बराबर रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स F01 के लिए, और जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि सबस्क्रिप्ट में जो पहले होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है और जो बाद में है उसने फोर्स लगाया है। तो F01 का मीनिंग क्या हुआ कि ये फोर्स है Q नॉट के ऊपर, किसके कारण, Q1 के कारण। तो इसलिए अब हम लिखेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म ही लिख लेते हैं, और पोजीशन वेक्टर फॉर्म का जो रिजल्ट है आप लोगों ने कल यूज किया था, तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ये हुआ K Q1 Q नॉट और डिवाइड में, और आप R0 माइनस R1 कर देना यहाँ, जैसा कि वहाँ आपको F21 बताया गया था। तो F21 कैसे था हमारा, K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 के मॉडुलस का क्यूब और इनटू में R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ऐसे ही अब हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों के पास R0 माइनस R1 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, और साथ में हो जाएगा वेक्टर ऊपर R0 माइनस R1। तो ये हमारे पास F01 आ जाता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म। उसके बाद हम लोग निकालते हैं F02 को, और हमारे पास F02 क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ चार्ज Q2 हो जाएगा, यहाँ चार्ज Q नॉट आ जाएगा, यहाँ Q1 लिखने की जरूरत नहीं अब आप लोगों को। तो ये होगा हम लोगों के पास K Q2 Q नॉट, और डिवाइड में होगा यहाँ R0 माइनस R2 वेक्टर का जो मॉडुलस का क्यूब है, और साथ में हो जाएगा ये R0 माइनस R2 वेक्टर। ऐसे ही आप लिखोगे F03 को, वो हो जाएगा Q3 Q0 और डिवाइड में R0 माइनस R3 के मॉडुलस का क्यूब R0 माइनस R3। और हम कहाँ तक जा सकते हैं, n टर्म्स तक जा सकते हैं। तो मैं n टर्म्स तक लिखता हूँ अब इसको। हमारे पास जो F0n है वो किसके बराबर आएगा, तो F0n को मैं लिखूंगा यहाँ, ये हो जाएगा K Qn Q नॉट और डिवाइड में R0 माइनस Rn के मॉडुलस का क्यूब, और साथ में होगा ऊपर R0 माइनस Rn वेक्टर। तो देखिए ये आपने फोर्सेस निकाल दिए हैं, और ये इंडिविजुअल फोर्सेस निकालने हैं जो कि इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा किसके ऊपर लगाए गए थे, इस गिवन टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर लगाए गए थे। अब आपने क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जो टोटल फोर्स है वो वेक्टर सम है ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय n नंबर ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो अब आप टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ वेक्टर सम करोगे, किनका, ऑल द फोर्सेस का। तो देखिए अब ऑल द फोर्सेस का हम लोग वेक्टर सम करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ इस केस में कि जो टोटल फोर्स हमारे पास F0 से मैंने मान लीजिए इसको लिखा है, और ये किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ F01 F02 F03 और अप टू कहां तक चलेंगे हम लोग, F0n तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये टोटल फोर्स निकाला है किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर, क्योंकि टोटल फोर्स किसके ऊपर है, ये Q नॉट के ऊपर है। F0 का मतलब ये रहेगा यहाँ इस केस में। अब आप
क्या करते हो, आप इसको वेक्टर सम के फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म में ये रिजल्ट लिखा जा सकता है कैसे, i 0 से n तक, और हम इसको लिखेंगे f0 i, ये हमने इसको समेशन फॉर्म में लिखा है। लेकिन हम क्या करें, सबसे पहले f01 की वैल्यू को रखें, f02 की वैल्यू को रखें, f03 की वैल्यू को लिखें, और फिर हम लोग लिखें f0n की वैल्यू को। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ रिजल्ट को बना सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास जो f0 है, यानी कि टोटल फोर्स है क्यू नॉट के ऊपर, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखूं f01 की वैल्यू को, जो कि हम लोगों के पास के Q1 Q0 और डिवाइड में क्या है हमारे पास ये R0 माइनस R1 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, और इनटू में क्या होगा ये R0 माइनस R1 वेक्टर रहेगा। यहाँ ये ऊपर वाला वेक्टर है, नीचे वाला मॉडुलस में है, ये याद रखना होगा हम लोगों को। फिर मैं f02 की वैल्यू को लिखूंगा, जो कि हमारे पास के Q2 Q0 और डिवाइड में क्या है ये R0 माइनस R2 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, और इनटू में वेक्टर फॉर्म में ऊपर है R0 माइनस R2। और कहां तक चलेंगे हम, यहाँ n टाइम्स तक लिखते हैं, और n टाइम्स तक हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा यहां से ये k Qn Q0 और डिवाइड में R0 माइनस Rn वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब, और साथ में हो जाएगा ये R0 माइनस Rn, ये ऊपर हो जाएगा यहाँ वेक्टर फॉर्म के अंदर। अब आप देखिए यहाँ कौन सी क्वांटिटी जो है वो कॉमन है। हम बात करते हैं k Q0 यहाँ भी है, k Q0 यहाँ भी है, और k Q0 यहाँ भी है। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा, k Q0 कॉमन आ जाता है। जब k Q0 कॉमन आएगा तो अंदर आप लोगों को पता है यहाँ कितना बचेगा, ये Q1 बाई R0 माइनस R1 के मॉडुलस का क्यूब, और इनटू में R0 माइनस R1। यहाँ कितना बचेगा, ये Q2 बाई R0 माइनस R2 और का मॉडुलस का क्यूब R0 माइनस R2, और यहाँ Qn बाई R0 माइनस Rn के मॉडुलस का क्यूब R0 माइनस Rn, ये बचेगा हमारे पास। तो हम लोग इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैं लिखूंगा समेशन i 1 से n तक है ये, और आप यहाँ क्या लिखोगे, Qi डिवाइड में क्या हो जाएगा ये यहाँ R0 माइनस Ri के मॉडुलस का क्यूब, और इनटू में वेक्टर फॉर्म में ऊपर रहेगा R0 माइनस Ri। आप क्या करते हो, जब समेशन को हटाते हो तो आप इस तरीके से ही लिखोगे, मतलब कि ओवरऑल रिजल्ट आपका यही आ जाएगा। तो देखिए ये है आपका जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में जो कंसेप्ट है, और ये आगे जितने भी टॉपिक आते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स हमारे आएंगे, वहां हम लोग इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बात को याद रखें कि हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी किया था। और जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, चार्ज की अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, चार्ज की क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वो कौन सी स्केल पे इंफॉर्मेशन देता है हम लोगों को, माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर इंफॉर्मेशन देता है। और मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था एक रूम का और एक ग्लास का एग्जांपल, कि पूरा का पूरा जो रूम है वो भी राइस पार्टिकल से फिलअप है, और ग्लास है वो भी किससे फिलअप है, राइस पार्टिकल से फिलअप है। तो हम लोग क्या करें, अगर राइस पार्टिकल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उनकी संख्या को निकालते हैं, तो हम ग्लास के अंदर आसानी से बता सकते हैं कितने राइस पार्टिकल्स वहां प्रेजेंट हैं। लेकिन उस रूम के अंदर क्या होगा, हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है राइस पार्टिकल्स की संख्या को बताना। तो इसका मतलब जो आपका रूम है वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है।
तो आप ये समझिएगा कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग ये नहीं बता सकते कि कितने चार्ज पार्टिकल्स वहां प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, उस रूम को छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, क्यूबिकल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और हम एक क्यूबिकल एलिमेंट के अंदर क्या करेंगे, राइज पार्टिकल्स की संख्या को बता देते हैं, और फिर हम क्यूबिकल एलिमेंट्स की संख्या को गिन लेंगे, कितने क्यूबिकल एलिमेंट्स वहां प्रेजेंट थे। एक के अंदर जितने हैं आपके पास राइज पार्टिकल्स, तो हम क्या करते हैं, क्यूबिकल एलिमेंट्स की संख्या के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस को सोल्व कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए, मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो रूम है वो चावल के दानों से भरा हुआ है, और आप लोग चावल के दाने गिनने के लिए, आप लोगों को चावल के दाने गिनने के लिए बोला गया है, तो आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम चावल के दानों को गिन पाए या ना पाए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए उस पूरे के पूरे रूम को छोटे छोटे क्यूबिकल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, और एक क्यूबिकल एलिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, चावल के दानों की संख्या को गिन लेते हैं, और जितने क्यूबिकल एलिमेंट्स वहां प्रेजेंट होंगे उनके साथ हम क्या कर देंगे, उन चावल के दानों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐसे हम लोग ये पता करते हैं कि इतने चावल के दाने उस रूम के अंदर प्रेजेंट है। तो ये केस जो आपका वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है आपका। तो इसका मतलब आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, चार्ज पार्टिकल्स की संख्या को फाइंड आउट करना, चार्ज पार्टिकल्स की काउंटिंग करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर स्प्लिटिंग वाले जो टॉपिक थे उनको स्टडी किया था, जिससे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना शुरू किया था, और जो भी वहाँ वायर थी या रिंग है, डिस्क है, उनको छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर हम लोग डिवाइड करते थे। ऐसे ही ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपका यहाँ चार्ज वाले केस में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो टॉपिक का नाम आप लोगों का यहाँ इस केस में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से कंसेप्ट है। तो देखिए, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या कहता है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू को। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोजली स्पेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होगा, क्लोजली स्पेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये कहलाता है आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो कि एप्लीकेबल है कौन सी स्केल के ऊपर, मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा। और यहां हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हमारे लिए अननोन है इस केस में। तो जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैंने आप लोगों को बोल दिया जाए कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कीजिएगा, तो आप लोग क्या करोगे, इस बोर्ड को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करोगे, और एक सरफेस एलिमेंट पे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता करते हो, प्रोटॉन की संख्या का पता करते हो, और तब जाके क्या करोगे, आप वहां जो टोटल चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको पता कर सकते हो। तो चलिए हम बात करेंगे जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोग तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होगा हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से कंसेप्ट, एक आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से कंसेप्ट, और एक होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से कंसेप्ट। और यहाँ एक डेफिनेशन आएगी चार्ज डेंसिटी। जैसे आप लोग स्टडी करके आते हो मास डेंसिटी के बारे में, और मास डेंसिटी हम लोग क्या लिखते थे, मास बाय वॉल्यूम से। ऐसे ही आप लोगों के पास चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय सरफेस क्या रहेंगे, चार्ज डेंसिटीज हैं। क्या रहेगी ये, चार्ज डेंसिटी। यानी कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो चार्ज कैसे सेपरेट है किसी सरफेस पे, वायर पे या वॉल्यूम के अंदर, उसके अनुसार डेंसिटी की भी क्या होंगी, टाइप्स होंगी।
तीन तरह की डेंसिटी आप यहाँ स्टडी करते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए अब आप लोग बात करते हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहला जो केस आप लोगों का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको एक केस समझ में आ जाता है तो अगले जितने भी केस हैं आप उनको आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो सबसे पहला जो केस हमारा यहाँ वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप लोग क्या स्टडी करोगे उसकी हम लोग यहाँ बात करते हैं। हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे एक वायर जिसकी लेंथ उसके एरिया क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है। इस कारण हम क्या करेंगे, वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लेंगे और इस कारण आप उस वायर को क्या मानोगे, वन डायमेंशनल केस मानते हो। तो हमने क्या कंसीडर किया, एक वायर कंसीडर की और जैसे कि मैंने बोला है इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन इस लेंथ के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। और आपने क्या करना है, यहाँ इस वायर के ऊपर कौन से चार्ज को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पॉजिटिव चार्ज को क्या करें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं किसके ऊपर, इस वायर के ऊपर। तो आप देखोगे हम लोगों ने जो कूलॉम लॉ की बात की थी वो किसकी टर्म्स में था, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्जेस था। लेकिन यहाँ पूरे की पूरी वायर के ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब वायर अपने आप में क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज बॉडी है। और आप लोगों को पता है कि कूलॉम लॉ को हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं चार्ज बॉडीज के केस में। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट के अंदर डिवाइड करेंगे ताकि प्रत्येक लेंथ एलिमेंट में चार्ज कैसा आ जाए, एक पॉइंट चार्ज आ जाए। तो हमारा जो केस है, सबसे पहले हम यहाँ डेंसिटी की बात करें, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल रहेगा वो हम लोग लैम्डा से लिखते हैं और लैम्डा होते हैं हमारे पास किसके बराबर, चार्ज बाय लेंथ के बराबर। अब मान लीजिए इस पूरी की पूरी वायर पे जो टोटल चार्ज है वो कितना चार्ज है, क्यों चार्ज है, और इस वायर की जो लेंथ है वो L मान लेते हैं हम लोग। तो लैम्डा हमारे पास क्यू बाय L के इक्वल है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारे पास। तो हमने बोला है कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस है वो वन डायमेंशन वाला केस आप लोगों का, और वायर वन डायमेंशनल केस कब मानी जाती है, जब उसके लेंथ के कंपैरिजन में उसके एरिया क्रॉस सेक्शन को हम क्या मान ले, नेग्लिजिबल मान ले। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये वन डायमेंशनल वाला केस बन जाता है। और यहाँ एक डेंसिटी आएगी जिसको हम लोग नाम देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ होता है, और क्यू बाय एल हमारे पास ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाती है। और इसकी जो एसआई यूनिट आएगी, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलॉम होती है और लेंथ की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। तो कूलॉम पर मीटर इसकी एसआई यूनिट है हमारे पास। अब हम लोग यहाँ बात करें, हम क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए मान लीजिए ये आपके पास कोई पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है और मैं इस वायर के कारण इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, कूलॉम फोर्स को निकालना चाहता हूँ। तो हम लोग कूलॉम लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते इन केस ऑफ ए वायर, क्योंकि वायर क्या आपका चार्ज बॉडी है और पॉइंट चार्ज के केस में हम लोगों ने स्टडी किया था कूलॉम्स लॉ को। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस वायर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर दे ताकि प्रत्येक लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है वो किसके बराबर रहे, dn के बराबर रहे, और प्रत्येक लेंथ एलिमेंट में जो चार्ज आ जाए वो कितना आ जाए, dq चार्ज आ जाए। और इस वायर पे ऐसे क्या नंबर ऑफ क्या होंगे, लेंथ एलिमेंट्स। देखिए लेंथ एलिमेंट का मतलब मैंने इस वायर को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और प्रत्येक टुकड़े के अंदर क्या है, चार्ज dq है और प्रत्येक जो एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, dl है। अब आप ये मान लेते हो कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है। अब ये dq क्या है आपका, एक तरीके से पॉइंट चार्ज वाला केस है। तो पॉइंट चार्ज वाला केस है तो हम क्या करेंगे,
डी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और क्यू नॉट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण यहाँ जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि नॉर्मली आउटवर्ड जिसकी डायरेक्शन है वैसा ये फोर्स रहेगा और उस फोर्स को हम लोग मान लेते हैं कितना है ये फोर्स डीएफ वेक्टर। तो मैं लिखता हूं अब यहां फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय डी क्यू, और किसके अनुसार निकालेंगे हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो ये जो फोर्स आप लोगों का डीएफ वेक्टर ये बराबर होगा किसके के डी क्यू क्यू नॉट और डिवाइड में आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, और इसको आप लिखोगे कि डी क्यू क्यू नॉट बाय आर क्यूब और इंटू आर वेक्टर, ऐसे हम लोग इसको लिख देते हैं। अब देखिए मैं चार्ज डेंसिटी इस एलिमेंट के लिए अगर बात करूं तो इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl और चार्ज कितना है इस एलिमेंट के अंदर dq, तो लैम्डा यहां कितना हो सकता है एलिमेंट के केस में dq बाय dl के बराबर हो सकता है। ये लैम्डा की वैल्यू है किसके केस में लेंथ एलिमेंट dl के केस में, और यहां से जो dq की वैल्यू हम लोगों के पास वो कितनी आ जाएगी लैम्डा इंटू में dl के बराबर आ जाती है। अब आपने क्या करना है टोटल फोर्स पूरी की पूरी वायर के कारण निकालना है। देखिए एक एलिमेंट के कारण ये फोर्स है, ये वाला फोर्स है, और पूरी की पूरी वायर के कारण कितना फोर्स होगा, तो आप लोग कैसे निकालोगे, या तो सभी एलिमेंट्स के द्वारा जितना भी फोर्स लगाए गए हैं उन सब का वेक्टर सम कर दोगे आप, या फिर आप लोग क्या करते हो इंटीग्रेशन यूज करते हो। आप लोगों को 11वीं क्लास में बताया गया था कि समेशन से जो फास्ट प्रोसेस होती है वो इंटीग्रेशन होती है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ कि टोटल फोर्स ओवरऑल उस पूरी की पूरी वायर के ऊपर जो रहेगा वो इंटीग्रेशन df वेक्टर के बराबर रहेगा, और यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो ओवर द लेंथ l होगा, और इस केस में आप लिखोगे कि क्यू नॉट डी क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, और आप डी क्यू की वैल्यू लिखोगे, फिर डी क्यू की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास लैम्डा dl, और ये इस बात को साबित भी करेगी कि जो इंटीग्रेशन होगा वो अबाउट द लेंथ l रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों के पास फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ l, और ये आएगा कि क्यू नॉट आर वेक्टर लैम्डा dl और बाय आर क्यूब, और इस तरह के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। तो यानी कि वायर के केस में जो टोटल फोर्स हमारे पास वो लाइन इंटीग्रल ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्जेक्टेड बाय n लेंथ या एक लेंथ एलिमेंट के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है। तो यानी कि आप लिखोगे टोटल फोर्स ऑन गिवन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बाय द होल वायर is equal to line integration of the forces exerted by the length elements। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं जो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है उसको सोल्व करते हैं। और आपको बताया गया कि लैम्डा की यहाँ जो SI यूनिट है वो कूलम्ब पर मीटर आएगी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, C की जगह पे कूलम्ब की जगह पे AT होता है और मीटर की जगह पे कितना आ जाएगा L, तो ये AT L-1 क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला है किसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। तो चलिए अब हम अगले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका इसका सेकंड केस है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को फर्स्ट केस समझ में आ चुका है यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी आसानी से क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। तो सेकंड हमारा यहाँ रहेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जो कंसेप्ट है, और जो कि किसमें लगता है टू डायमेंशन के अंदर लगता है। और मैं यहाँ अगर बात करूं तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, कोई सरफेस रहेगा, और उस सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं, ये मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और
यहाँ जो डेंसिटी आएगी आप लोगों की वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात आएगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमें क्या कहती है, ये सिग्मा से डिनोट की जाएगी, हम लोग इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। और ये हमारे पास होगा किसके बराबर, चार्ज बाय सरफेस एरिया के बराबर रहेगा। मान लीजिए मैं सरफेस एरिया को किससे लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया को एस से लिखता हूँ। तो हम लोग इस तरीके से टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात आ जाएगी। और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी यहाँ कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, सरफेस एरिया के मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका डायमेंशनल फार्मूला कूलम की जगह पे 80 और यहाँ m की जगह पे l लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 L-2 डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ कूलम्स लॉ को अप्लाई करना होगा। क्या करने के लिए, टोटल फोर्स ओवरऑल सरफेस के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में डिवाइड कर दें, ताकि प्रत्येक सरफेस एलिमेंट का जो सरफेस एरिया है वो कितना हो, ds के बराबर, और प्रत्येक सरफेस एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना हो, dq हो। और मान लीजिए यहाँ कोई पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्रेजेंट है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए r डिस्टेंस है। ये सरफेस ऐसे रहेगा, ये नहीं कि ये वाली डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, ये ऐसे है। और हमने क्या किया, सरफेस को छोटे छोटे, पूरे सरफेस एरिया को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे यहाँ कितनी डिस्टेंस रहेगी, इसकी r डिस्टेंस रहेगी। तो यहाँ अब आप क्या करते हो, प्रत्येक सरफेस एलिमेंट के अंदर का जो सरफेस एरिया वो ds है, प्रत्येक सरफेस एलिमेंट के अंदर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, dq चार्ज। मैं ही सरफेस एलिमेंट की बात करता हूँ और इसके ऊपर ऐसे पता नहीं कितने सरफेस एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अब हमारा काम रहेगा फोर्स ऑन क्यू नॉट, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय dq। तो df वेक्टर हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा k dq, क्यू नॉट r यूनिट वेक्टर बाय में r स्क्वायर, और फिर हम लिख देंगे k dq क्यू नॉट r वेक्टर बाय r क्यूब। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप किसकी टर्म में लिखोगे, सरफेस एलिमेंट्स की टर्म में, और जो कि हमारे पास लैम्डा होगी dq बाय में ds के बराबर। और यहां से dq की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी किसके बराबर, सिग्मा इंटू में ds के बराबर आ जाती है। अब आप क्या करोगे, टोटल फोर्स निकालना चाहोगे तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें जितने भी df है उनका। तो हमारे पास f वेक्टर बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ df वेक्टर और k क्यू नॉट dq बाय r क्यूब इनटू r वेक्टर, और यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो ओवर द सरफेस s रहेगा। इसको हम लोग नाम देते हैं सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये सिग्मा ds आ जाता है। तो दोबारा से सुनिए, हम लोगों ने क्या किया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने मान लीजिए एक कोई सरफेस है, उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्यू को क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। और यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो चार्ज बाय में सरफेस एरिया हो जाएगी, यानी कि क्यू बाय एस के इक्वल आ जाएगी। और फिर आप क्या करते हो, इस पूरे के पूरे सरफेस को छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट में डिवाइड करोगे, ताकि प्रत्येक सरफेस एलिमेंट के अंदर जो एरिया है वो ds हो और चार्ज है कितना हो, dq हो। और सरफेस एलिमेंट के केस में जो आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा, वो आ जाएगी किसके बराबर, dq बाय ds के बराबर, और dq किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ सिग्मा ds के बराबर आ जाता है। फिर आपने क्या करना है, एक एलिमेंट के कारण फोर्स निकाल देना है जो कि df आएगा हमारे पास, ये वाला रिजल्ट। और फिर हम लोग क्या करते हैं, टोटल फोर्स निकालने के लिए सरफेस के अबाउट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारा जो कंसेप्ट होता है ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट होता है। तो चलिए अब अगले कंसेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका वो किसके अंदर रहेगा, 3D के अंदर रहेगा। यहाँ आप क्या करोगे, कोई वॉल्यूम कंसीडर करते हो और उस वॉल्यूम के अंदर मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा।
और फिर हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को भी छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि प्रत्येक वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो चार्ज है वो dq चार्ज आए और प्रत्येक वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाए, dv हो जाए। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस पूरे के पूरे वॉल्यूम को भी किस में डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ताकि प्रत्येक वॉल्यूम एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो dv हो और प्रत्येक वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो चार्ज आ जाए वो कितना चार्ज आए, dq चार्ज आए यहां। फिर से आप क्या करोगे, कोई p पॉइंट कंसीडर करोगे और उस p पॉइंट की जो डिस्टेंस है वॉल्यूम एलिमेंट से वो कितनी है, r डिस्टेंस है। तो यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का केस होगा आप लोगों का, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल लिया जाता है वो हम लोग लेंगे, रो इज द सिंबल फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जो कि हमारे पास किसके बराबर होगी, चार्ज बाय वॉल्यूम के बराबर रहेगी। और एक वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो चार्ज डेंसिटी होगी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रहेगी चार्ज बाय वॉल्यूम। एक वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना है, dq, और वॉल्यूम कितना है, dv। तो इसलिए हमारे पास यहाँ जो आपकी चार्ज की वैल्यू है, dq की वैल्यू है, वो हो जाएगी यहाँ से रो इनटू में dv के बराबर। अब इसकी जो SI यूनिट है वो कितनी आएगी, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो 80L-3 के बराबर हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, एक वॉल्यूम एलिमेंट के कारण फोर्स निकालते हो, वो फोर्स का रिजल्ट हमारा यही आएगा इस केस में। और फिर हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम के कारण क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं, तो वो इंटीग्रेशन df हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन के साइन के नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम v आ जाता है। इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। और फिर हमारा यहाँ फिर से हम वॉल्यूम v लिखते हैं और यहाँ क्या लिख देंगे, रो dv लिख देते हैं। तो ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस रहेगा। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि इस तरह के टॉपिक में आपने क्या करना है, सिर्फ एक कंसेप्ट को सीखना है। अगर आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को सीख चुके हो तो आप सरफेस एलिमेंट वाला जो केस है या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो केस है उसको भी आसानी से कर सकते हो, और ऐसे ही आप लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस को भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो ये लेक्चर बताया गया है अच्छे से समझ में आया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का जो दिन है वो शुभ हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगेन थैंक्स।